अतिरिक्त प्रश्नों का संग्रह देखते हैं और हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की प्रकृति समझाइए। देखना, प्रकाश की प्रकृति जो हमने 10th क्लास में पढ़ना है, क्या पढ़ा था हमने? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, दो चीजें पढ़ाई के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। लेकिन प्रकाश यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। प्रकाश क्या है, आगे चल के 11th-12th क्लास में जब हम पढ़ेंगे और बीएससी लेवल पर, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर भी अगर हम प्रकाश को पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में वहां पर मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर प्रकृति के बारे में अगर बोलेंगे तो हमें उस वेव में आंसर देना है, थोड़ा सा एडवांस रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन केवल यही प्रकृति नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ प्रकृति होती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या? दैत्य प्रकृति होती है, ठीक है। और वो कैसी होती है? द्वैत मतलब क्या होता है? दो प्रकार की होती है। इसके अनुसार प्रकाश की कुछ परिघटनाएं, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवन हो गया, ये सारी बातें व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन जो हम 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, बीएससी लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या है, इसके व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, ये घटनाओं को प्रकाश तरंग की प्रकृति के आधार पर समझाया जाता है। अभी हमने क्या बोला कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन है, इसको क्या है? प्रकाश को तरंग के रूप में समझ के ही इसको, इस बातों को समझाया जा सकता है, ठीक है। किंतु कुछ अन्य घटनाएं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की प्रकाश तरंग के आधार पर नहीं, बल्कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी कणीय प्रकृति का मतलब ये है कि ये क्या है, प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसी के द्वारा हम क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर में जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, वो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर पढ़ा। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की दोनों प्रकृतियों का सम्मिश्रण है। जो क्वांटम सिद्धांत है ना, इसमें ये जो कणीय प्रकृति है और तरंग प्रकृति है, दोनों के आधार पर क्वांटम सिद्धांत को समझाया जा सकता है, जो कि अपन हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, परावर्तन के नियम को भी समझाइए। देखिए क्या बोला है, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर समझाना है। सिंपल सी बात है कि प्रकाश जो होता है, अगर मान लिया जाए कोई दर्पण है, ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। तो इस पर ये अभिलंब है। अगर अभिलंब से जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो अभिलंब के साथ में जितना भी कोण बनेगा समतल दर्पण में, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की बात की है, तो परावर्तन को इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ने वाली प्रकाश किरण वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, देखिए जिस माध्यम में आई, जिस माध्यम से आपतित हुई, उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये क्या होती है? दोनों, तीनों क्या होते हैं? एक ही दिशा में होते हैं, या दर्पण की एक ही ओर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा बोल सकते हैं हम कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इससे जो आपतन कोण है, अभिलंब से जितने डिग्री का कोण बनाएगा, जितने अंश का कोण बनाएगा, उतना ही परावर्तन कोण, उतने ही अंश का कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। इसको नोट करते हुए जाएंगे आप, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहा है, इसको नोट भी करते हुए जाना है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखना है। पहली बात तो ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश किरण यहाँ से आपत होती है, तो इतने बड़ा कोण बना के परावर्तित हो जाएगी। अगर अभिलंब के और पास से आपतित होगी, मतलब ये कोण आपतन कोण छोटा है, तो परावर्तन की पश्चात ये हो गई, और आपतन कोण और छोटा हो गया, तो परावर्तन की पश्चात ये हो गई। अगर अभिलंब से अगर कोई प्रकाश किरण आती है, तो अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। तो परावर्तन के पश्चात भी अभिलंब से ही वो वापस हो जाएगी। कहने का मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब से आपतित होती है, या अभिलंब से 0 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात भी शून्य अंश से वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, या उसी मार्ग से लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं?
गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण अगर एक गोले का भाग होता है जो कि अगर अंदर से पालिश कर दिया जाए तो उत्तल दर्पण बन जाता है, अगर बाहर से पालिश कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। तो दर्पण हमारे पास में दो प्रकार के हो गए, गोलीय दर्पण जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण वो दर्पण होगा कि कोई गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसमें क्या होना चाहिए? बाहर से पालिश होना चाहिए और जो दबा हुआ भाग है वहां से परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? अवतल दर्पण कहा जाएगा। अगर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब ये दर्पण की अगर बात कर रहे हैं तो ये मान लिया जाए अवतल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित होगी वो क्या होगी? फोकस से, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। और इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो जो प्रकाश किरणें आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से उठती हुई आपतित हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन डिटेल में समझ चुके हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके इस प्रकार से हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के संबंध में निम्न शब्दों को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक और मुख्य फोकस। इसको समझ चुके हैं लेकिन फिर भी और एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दो स्थितियां है, एक उत्तल दर्पण के लिए, एक अवतल दर्पण के लिए। मैं पहले अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर समझ रहे हम इस प्रकार से, और इसका जो अवतल दर्पण का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? इसका ध्रुव कहलाता है, इसको पीछे प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई? जो अवतल दर्पण तो गोल है ना, तो उसका जो केंद्र रहेगा, तो केंद्र क्या है? मान लिया जाए एम क्या है? दर्पण है, इसका जो केंद्र रहेगा वो क्या होता है? इसका ध्रुव कहलाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी है, जिस गोले से काटा होता है, जिस गोले का बनाया होता है, उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर परावर्तित होगी तो जहां पर मिलेगी उसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष पर जहां पर मिलेगी उसको क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ठीक है, द्वारक, द्वारक मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि कोई हमारे पास में एक दर्पण है और दर्पण को मैंने इस बोर्ड पर रखा और ये क्या बना दिया? मैंने वृत्त बना दिया, तो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या कहलाता है? उसका द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस हम समझ ले चुके हैं, तो वही बातें जो हम यहाँ पर समझे है ना, वो आपको नोट करना है और उसको याद रखना है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो याद रखना, ये जो फोकस है ना, ये अब से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब एफ इक्वल टू जो फोकस दूरी होती है स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? r/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो वास्तविक और आभासी बड़ा सिंपल है, कोई भी दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो। ठीक है, या लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। बात समझ में आई? ये हमने यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं एक साथ में। अगर मान लिया जाए ये दर्पण है, तीनों दर्पण है और ये लेंस है, ठीक, यदि इन दर्पणों में इसका प्रतिबिंब क्या होता है? पीछे की ओर बनता है, तो क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। ठीक है, और दर्पण के सामने बनेगा तो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्लियर? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम बोल सकते हैं कि जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसकी परिभाषा ऐसी है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में किधर बनता है? इधर की ओर बनता है। अवतल दर्पण द्वारा एवं उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे प्राप्त होते हैं। ठीक है, वास्तविक कैसे हो गए? उल्टे हो गए। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब, जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको क्या बोला जाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा।
और ये क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा या समतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, इसके द्वारा प्राप्त। ये कैसे होते हैं, प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये पूरी बातें हम समझ चुके हैं पहले बेसिक में, आप नोट करते हुए जाएंगे और उसको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं।